हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज वाली साइंस की क्लास के साथ। और उम्मीद यही कर रहा हूं कि इस सेशन से आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्स में लाभ जरूर मिल रहे होंगे। और मैं सीधे सीधे बता दूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं और साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर आपको पढ़ना है, तो ये सेशन आप ही के लिए है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सीधे सीधे उपयोगी है। जैसे सीटेट पेपर 2 में अगर आपका मैथ साइंस है तो निश्चित तौर पर ये सेशन देखिए। अगर आप बीपीएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सेशन आपको देखना चाहिए। टीआरई एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, या यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, वर्ग 2 एग्जाम हो, या फिर रीट एग्जाम हो, या फिर डी ट्रिपल एस बी जैसे एग्जाम हो, सुपर टेट एग्जाम हो, या कोई भी अन्य एग्जाम हो, बहुत सारे एग्जाम्स में इस सेशन की अपनी उपयोगिता है। और इस सेशन में अभी या इस सीरीज के अंतर्गत हम लोग क्या बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 8 के बुक को डिकोड कर रहे हैं हम लोग। और इसी क्रम में ये चैप्टर नंबर 11 का पहला पार्ट है जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 11 चैप्टर का पहला पार्ट है, दैट मीन्स 10 चैप्टर ऑलरेडी डन हो चुका है। अगर अब तक आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे ना, 1 से लेकर के 10 चैप्टर तक, तो जाके जरूर देखिए। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी के सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। आप समय निकाल करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करने के लिए देखिए। अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 11 के ऊपर बात करेंगे, जिसमें दो चीजों के ऊपर एग्जाम्पल्स के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ हमें फिलहाल अभी चर्चा करनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट है फोर्स, व्हाट एग्जैक्टली इट मींस, बल क्या होता है। और इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, दाब या प्रेशर जैसी अवधारणा। दोनों आपस में जुड़ी हुई चीज है, तो दोनों के बारे में इस टॉपिक में एग्जाम्पल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बहुत कुछ बताया गया है और इसको हम लोगों को अभी फिलहाल जानना है। तो आज हम इन्हीं दोनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट उन अभ्यर्थियों से मैं कर रहा हूं जो नए हैं। मान लीजिए आप में से कुछ लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है ना, तो उनको मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनको तो धन्यवाद दे रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर लिया। लेकिन बहुत लोग अभी ऐसे भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। तो आपको करना क्या है, साइड में जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा दो ऐसे। बस इतना सा काम मेरे लिए कर दो, ठीक है। इस चैनल के लिए अच्छी चीज होगी वो, है ना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का भी यही नाम है, साइंस बाय सुमित सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। ये काम आप मेरे रिक्वेस्ट पे कर लो और बाकी का काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। बल क्या लिखा है, अपकर्षण या अभिकर्षण, मतलब फोर्स के बारे में दो शब्द लिखा है, पुश या फिर पुल। अब ये अपकर्षण क्या है, अभिकर्षण क्या, मतलब पुश पुल क्या होता है। देखो प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, ये तीन एग्जांपल यहाँ पे इस विजुअल में आपको दिख रहा है। एक गोलकीपर है, फुटबॉल मैच का, उसके पास जब बॉल पहुंच रहा है तो बॉल को रोक रहा है गोल पोस्ट में जाने से, समथिंग गोल बचा रहा है। पहला विजुअल आप देखो। हॉकी का खेल है, स्पोर्ट्स है। देखो स्पोर्ट्स वगैरह में बल और दबाव का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सब जगह अप्लाई होता है। फिलहाल स्पोर्ट्स से ही कुछ चीजों को समझाने का प्रयास किया गया। हॉकी के खिलाड़ी देखो, ये गेंद है, हॉकी स्टिक से इस पे प्रहार कर रही है ये, तो गेंद कहीं ना कहीं दूर जाएगी, ठीक है ना, ये केस होगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्रिकेट का खेल देख रहे हो, जो फील्डर्स होते हैं फील्ड में, उसके पास अगर बॉल जाता है तो बॉल को आगे जाने से रोक देता है। कहीं ना कहीं इन सब में आप कुछ ऐसी चीज देख सकते हैं, फोर्स प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग फोर्स का केस भी देख सकते हैं। इसीलिए जब फोर्स की बात की जाती है ना, एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए ही सीधे सीधे दो शब्दों के जरिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। मैं सीधे सीधे अगर बोलूँ ना, किसी चीज को अगर आप धक्का देते हो, पुश करते हो, है ना, तो कहीं ना कहीं उस चीज पे आप फोर्स लगा रहे हो, बल लगा रहे हो। या इवन किसी चीज को खींच रहे हो तो भी आप बल लगा रहे हो। तो बल धक्का भी है, बल खिंचाव भी है, बल पुश भी है, बल पुल भी है। अब देखो ये चीज जो है ना, ये वाला केस, अब देखो ये इस बॉक्स को धक्का दे रहा है, हमारे साथ भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं। ये पुश हो रहा है ना, ये धक्का है, ये एक फोर्स है, दिस इज फोर्स। और ये खींचा जा रहा है रस्सी से किसी चीज को, या इवन किसी भी चीज को खींच रहे, तो ये भी फोर्स है। तो इसीलिए कहा जाता है कि फोर्स जिस चीज को फिजिक्स की भाषा में एक फैक्टर कहा गया है, कारक कहा गया है, ये कारक बेसिकली या तो पुश हो सकता है या फिर पुल हो सकता है। धक्का दो तो फोर्स लगता है,
खींचो किसी चीज को तो फोर्स लगता है। सो इसीलिए इसको हम पी फैक्टर कहते हैं, फिजिकल फैक्टर कहते हैं, भौतिक कारक कहते हैं। और इन कारकों के कारण, मतलब इस पुश या पुल के कारण होता क्या है, इसके कारण जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट को हम कहते हैं परिवर्तन, चेंज कहते हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई, परिवर्तन का क्या कॉन्सेप्ट है? आप खुद ही सोचो, मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं, अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की बात करूंगा। जब आप किसी चीज को जोर से दबाते हो, मे भी हो सकता है कि उसकी उसकी आकृति, उसका शेप वगैरह बदल जाए, सबका नहीं बदलेगा। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज है, थोड़ा सॉफ्ट है, मुलायम है, छोटा बॉक्स है, कार्टून का बना हुआ है, उसको दबाओगे उसका शेप बदल जाएगा। अब दीवार को दबाओगे, सीमेंटेड वॉल को दबाओगे, उसका शेप नहीं बदलेगा। लेकिन हो सकता है किसी चीज को आप पुश करोगे, किसी चीज को खींचोगे, मे बी उसका शेप बदल जाए। तो चेंज हुआ ना, बल लगने से शेप बदल सकता है, किसी बॉडी में आकृति बदल सकती है। एक बॉडी जो स्थिर है, मान लो ये बक्सा यहाँ पे है और ये बच्चा इसको फोर्स करके, इसके रेंज में है तो ये फोर्स करके इसको पुश करके दूर भेज देता है। तो बल लगने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो गया। बॉडी जो रेस्ट में थी उसमें एक मोशन आ गया, गति में आ गई। तो बल के कारण मोशन आ सकता है। अगर चलती ही बॉडी को ब्रेक लगाया जाता है, गाड़ी पे ब्रेक लगाया जाता है, वो भी एक फोर्स है। तो रेस्ट मोशन वाली बॉडी रेस्ट में आ जाती है, यानी ये अवस्था परिवर्तन है। यानी बल लगने से बॉडी के स्टेट में परिवर्तन हो सकता है, बोलो हाँ। फिर बॉडी को गति में लाना हो, धक्का दो, खींचो। चलती हुई बॉडी के ऊपर उसको अगर रेस्ट में लाना है तो ब्रेक लगाओ, या जैसे भी हो आप फोर्स लगाओ। बॉडी की अवस्था बदल सकती है, आकृति बदल सकती है, गति बदल सकती है, गति की दिशा बदल सकती है। बहुत कुछ चेंजेस फोर्स के एप्लीकेशन से आता है। इसीलिए जब भी कहीं पे फोर्स लगता है तो उसका परिणाम होता है परिवर्तन। और ये परिवर्तन शेप साइज से लेकर के, आकार आकृति से लेकर के स्टेट तक में, वेलोसिटी तक में, सब कुछ में हो सकता है। होगा नहीं होगा, कितना फोर्स लग रहा है कितना नहीं लग रहा है, वो बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियों पे डिपेंड करता है। लेकिन फोर्स की वजह से परिवर्तन आता है, ऐसे हम कह सकते हैं। परिवर्तन का कारण फोर्स हो सकता है, उठना हो, खेलना हो, दरवाजा बंद करना हो, हिट करना हो, किसी को धक्का मारना हो, खींचना, ऐसे बहुत सारे क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों को का वर्णन करते हैं। इन सबको हम काम कहते हैं। बॉल को आप, फुटबॉल को किक मारते हो, वो भी एक वर्क है, उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ता है। क्रिकेट बॉल को फेंकते हैं, वो भी एक कार्य है। ये सब नॉर्मली सामान्य भाषा में से हम कहते हैं कार्य। धक्का देते हो, किसी चीज को यहां से वहां रखते हो, वो कार्य है। और इन कार्यों को करने के लिए आपको बल लगाना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक कार्य, जितने भी एग्जाम्पल है, ठोकर मारना या फिर धक्का देना, खींचना, खेलना, उठना, भागना, दौड़ना, जो भी है, प्रत्येक कार्य जो है प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो गति में तो परिवर्तन लाता ही है, कार्य करने से गति में परिवर्तन हो सकता है। क्या इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? चलो देखते हैं करना है या नहीं। आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को खींचना यानी अभिकर्षण, या धक्का देना, अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई ना कोई कार्य करने के लिए आपको या तो धक्का देना पड़ेगा, जिसको हम पुश कहते हैं, या फिर आपको खींचना पड़ेगा, जिसको हम पुल कहते हैं। बक्से को इधर करो या धक्का दो, बहुत कुछ हो सकता है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु की गति में लाने के लिए, किसी वस्तु को गति में लाने के लिए, जैसे मान लो ये एक बॉक्स है और अभी ये रेस्ट है, रेस्ट में है, इसको मोशन में लाने के लिए या तो आप उसे पुश करो या फिर उसे अपनी तरफ खींचो, या किसी भी तरीके से खींचो तो शायद वो मोशन में आ जाए, ऐसा हो सकता है। उसी तरीके से मोशन की बॉडी को रेस्ट में लाने के लिए भी कहीं ना कहीं धक्का देना पड़ता है या पुश, फोर्स लगाना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण, जिसे हम पुश कहते हैं, धक्के मतलब पुश, या खींचाव जिसे हम पुल कहते हैं, इसी को बल कहा गया। सो फोर्स इज अ फैक्टर, फिजिकल फैक्टर, विच इज basically a push or pull which can change the state of a body and maybe change the shape of a body। बहुत कुछ बदल सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है। वस्तु पर बल कब लगता है ये भी देख ले, बहुत सारे सिचुएशन अभी हमने देखा है, अलग अलग परिस्थितियों में बल लगता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देख लिया। फुटबॉल को हिट मारते हो तो बल लगता है, किसी चीज को खींचते हो तो बल लगता है, हजारों एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब एक अन्य टर्म क्या है यहाँ पे, एक अन्य टर्म यहाँ पे है
द फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, बल अन्योन क्रिया के कारण लगते हैं। मतलब व्हाट इज द कॉज, कैसे, हाउ, ऐसे इस तरीके से एक प्रश्न बनता है। चलो ठीक है, बल के बारे में अभी पिछले डिस्कशन में हमने देखा कि बल एक पुश है, पुल है, जो अवस्था बदल दे या परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। लेकिन इसका कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? तो कारण जो है ना, इंटरैक्शन है, आपसी क्रिया जिसको कहते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आप देख लो। ये कार को ये बंदा पीछे से धक्का दे रहा है, समथिंग हो सकता है ये कार आगे चले, है ना। और ये कार अगर इसके पास आए और धीरे धीरे हो और मान लो इसको रोकना चाहे तो दो चार लोग मिलकर रोक भी सकते हैं, डिपेंड करता है, सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक व्यक्ति कार को पुश कर रहा है, कार आगे बढ़ रही है, फोर्स लगा रहा है। तो मान लीजिए कोई आदमी अगर किसी स्टेबल कार के पीछे खड़ा है, ये आदमी है और ये कार है, खड़ा है, अभी कुछ नहीं कर रहा है, नो इंटरैक्शन, ठीक है ना। क्या उसकी स्थिति का कारण, उसकी स्थिति के कारण कार में गति आएगी? अगर ये इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, उसको पुश नहीं कर रहा, खींच नहीं रहा, धक्का नहीं दे रहा, संपर्क ही नहीं हो रहा, तो गति में तो परिवर्तन नहीं आएगी। इसका जवाब है नो। मान लीजिए अब आदमी कार को धक्का लगाना प्रारंभ करता है, अगर इसका संपर्क हुआ, इसने पुश करना शुरू किया, अर्थात वो बल लगाना शुरू करता है, तो कार में भी हो सकता है कि गति में आ जाए। अब आएगी गति में, नहीं आएगी, वो डिपेंड करता है कि कितना बल लग रहा है। अब जैसे मैं हल्का सा ऐसे पुश करूंगा तो शायद कार जैसी भारी चीज आगे मूव ना करे, लेकिन मैं जोर से लगाऊंगा तो कार जैसी चीज मूव कर सकती है। लेकिन कार के बदले में अगर भारी भरकम ट्रक हो तो शायद मेरे फोर्स से काम नहीं होगा, 10 लोग लगाएंगे तो आगे बढ़ेंगे, ट्रक आगे बढ़ जाएगी, है ना, मे बी। तो कितना फोर्स लग रहा है ये अलग बात है, लेकिन फोर्स लगने से गति आ रही है ये हमें पता चल रहा है। कार लगाए गए बल की दिशा में गति करना आरंभ कर देती है अगर ठीक ठाक बल लगता है तो। ध्यान दीजिए कि कार्य को गति देने के लिए आदमी को लगातार इसे धक्का लगाते रहना पड़ता है, ठीक है ना। मतलब कार क्या, किसी भी चीज को अगर आप चाहते हैं कि वो मोशन में लगातार रहे तो लगातार कहीं ना कहीं से फोर्स आना जरूरी है। अब ये अगर आप फिजिकली मैनुअली आप चला रहे हो किसी चीज को तो आपको अपने मसल से बल देना पड़ेगा, लेकिन कार जैसे या ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स होते हैं उसमें बल जनरेट करने का काम इंजन का होता है, ठीक है ना। अगर इंजन स्टार्ट हो गया तो वो काम इंजन करता है, हमें ऐसे कार के पीछे भागने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बैलगाड़ी हो या फिर ट्रेडिशनल कोई ऐसी चीज हो तो उसमें फोर्स को ना मैकेनिकली जानवरों या इंसान के द्वारा लगाया जाता है, चलने वाली रिक्शे में या बैलगाड़ी वगैरह में, है ना। तो बल चाहिए। ये इंटरेक्शन ही तो हो रहा, कार के ऊपर फोर्स लग रहा है, धक्का लग रहा है, तभी तो बल उत्पन्न हो रहा है और उसके कारण कार आगे चल रही है ना। अगर मैनुअली लगा रहे हैं तो अब ये वाला देखो, ये में भी शायद खेल खेल में इस तरीके का खेल हमने देखा होगा। ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच करके एक प्रॉपर बैलेंस के साथ ये घूम रहे हैं, है ना। कौन किसको खींच रहा है ये आप कहेंगे दोनों एक दूसरे को खींच रहा होगा। हो सकता है कि कोई ज्यादा शक्ति से खींचे, कोई कम शक्ति से खींचे, डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन खींचने का प्रयास ये भी कर रहे हैं अपनी तरफ और ये भी कर रहे हैं, और ये धक्का देने में भी यही है ना। तो इंटरेक्शन तो हो रहा है। ये जो 3-4 स्थितियां, कार वाली स्थितियां और या बाकी ये 2 स्थितियां आपने देखी है, ये दर्शाता है कि मतलब ये 3 स्थितियां दर्शाता है जिनसे संभवतः आप परिचित है। आप बता सकते हैं कि कौन खींच रहा है इसमें, कौन किसको धक्का दे रहा है, एंड सो ऑन। अब जैसे पिछले वाले स्लाइड में देखें, दोनों लड़कियों एक दूसरे को धक्का देती हुई प्रतीत हो रही है, ये इसको पुश कर रही है, ये इसको पुश कर रही है, ठीक है। अब ज्यादा किसका है, कम किसका है, दैट इज द केस। ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है, ये भी आप जानते हैं। तो दोनों खींचने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को और दोनों धक्का देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार चित्र सी में गाय वाला केस दिखाया जा रहा है। इस केस में देखो, ये इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहा है और ये नहीं जाने का प्रयास कर रहा है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर बल लगा रहे हैं। हालांकि ये बंदा, ये व्यक्ति जो फोर्स लगा रहा है, मान लो इसने जो फोर्स लगाया है ये सपोज कर लेते हैं F1 फोर्स है, और गाय भी अपने तरफ से खींच ही रही है ना, ये F2 फोर्स है, ठीक है। उसी तरीके से ये जो फोर्स लगा रही है इसके ऊपर, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी,
ये F1 है और B ने जो लगाया, A ने B पे लगाया F1 और B ने A पे लगाया F2। ऐसा इसके साथ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि दो प्रकार के बल लगते हैं, एक बॉडी द्वारा दूसरे के ऊपर, दूसरे के द्वारा पहले के ऊपर। अब इससे एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं इसमें हमें बताया क्या जा रहा है। तीसरे चित्र में ये कहा गया है कि गाय हो था वो आदमी, दोनों एक दूसरे को खींचते हुए प्रतीत हो रहे हैं। हाँ ठीक है, यहां पर दर्शाई गई ये जो स्थितियां है ना, दर्शाई गई दोनों स्थितियों में लड़कियां एक दूसरे पर बल लगा रही है। F1 बल अगर A के द्वारा B पे लग रहा है तो B के द्वारा भी A के ऊपर बल लग रहा है। दिस इज F1 तो दिस इज F2 मान लो। क्या यह बात आदमी तथा गाय पर भी लागू होती है? हाँ जी, लागू होती है। इन उदाहरणों से, मेन चीज अब यहां है, इन उदाहरणों से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुओं में इंटरैक्शन होनी आवश्यक है। एक दूसरे के साथ संपर्क, इंटरैक्शन, अन्योन्य क्रिया जिसको कहते हैं। ए ने बी पे लगाया, बी ने ए पे लगाया। इस प्रकार दो वस्तुओं के बीच इंटरैक्शन के कारण उनके बीच बल लगता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बल का कारण क्या है? एवरीवन नोज दैट फोर्स इज अ फैक्टर। फोर्स लगता है कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में। कोई पूछे क्यों लगता है, तो इसका जवाब है इंटरैक्शन, अन्योन्य क्रिया बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? इसी केस में एक और चीज मुझे लगता है आप लोगों को समझना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मान लीजिए कि ये वाला केस आप देख लो। इस ए नाम के व्यक्ति ने, या ये ह्यूमन बीइंग है ना, ये इंसान ने गाय के ऊपर, सपोज मैं आपसे कहता हूं 100 न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो, ये नकली एग्जांपल है, मान लो, ठीक है। अच्छा, अब उसी तरीके से गाय भी कुछ फोर्स लगा रही है ना, इस इंसान को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रही है। मान लेते हैं इस गाय ने इस इंसान के ऊपर 80 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लगाया। अब इस केस में आप देख सकते हैं F1 इज नॉट इक्वल टू F2। देख रहे हो आप, ए ने बी के ऊपर जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स रिवर्स में बी ने ए के ऊपर नहीं लगाया। यहां क्या देख सकते हो, F1 इज ग्रेटर देन F2। ये एक स्थिति है, स्थिति 1। अगर एक ही बॉडी पे ये रस्सी है मान लो, तो गाय ने भी अपने तरफ से फोर्स लगाया इधर की तरफ, और इसने इसको अपने तरफ से फोर्स लगाया इधर की तरफ। तो जाहिर सी बात है, यहां एक ही रस्सी पर, एक ही बॉडी पर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, और वो इक्वल मैग्नीट्यूड का नहीं है, बराबर नहीं है। इस सिचुएशन को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल इसको कहते हैं। अगर इक्वल नहीं है तो इसका मतलब, अगर पूछा जाए कि इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? देखो, इसने लगाया 100, इसने लगाया 80, तो 100 और 80 का जो डिफरेंस है वो है 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स नेट लग रहा है इसके ऊपर, क्योंकि इसने 100 लगाया है, बट इसके 100 में से 80 तो ये बैलेंस कर रहा है। तो कायदे से 20 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। जिसने ज्यादा फोर्स लगाया, बॉडी उधर की तरफ मूव करेगी, और अगर इस तरीके का अनबैलेंस फोर्स कहीं पे काम करता है तो इसके कारण बॉडी का जो स्टेट है ना, वो बदल जाएगा। किधर जाएगा? बॉडी मोशन में जाएगी, ग्रेटर फोर्स की तरफ। तो अनबैलेंस फोर्स में इस तरीके का केस होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपके सामने ये वाला केस दिखा दूं, जैसे मैं कहता हूं कि ये A है, ये B है, ये F1 है, ये F2 है। मान लो A ने B के ऊपर, A ने B के ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, और बदले में B ने भी A के ऊपर 50 न्यूटन का ही फोर्स लगाया।
तो इस केस में F1 इज इक्वल टू F2, यानी यहां दोनों फोर्स बराबर है। और इस तरह की स्थिति को फिजिक्स की भाषा में बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, संतुलित बल। और इसका रिजल्ट ये होगा नो स्टेट चेंज, क्योंकि नेट फोर्स लग ही नहीं रहा, बॉडी किसी की भी अवस्था नहीं बदलेगी। 50 न्यूटन बराबर 50 न्यूटन। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक ही बॉडी पे लग रहा है तो ऐसी स्थिति में नेट फोर्स जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बॉडी की अवस्था नहीं बदलेगी। इस एग्जांपल्स में हमें कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स का केस भी समझ में आया, और बॉडी की अवस्था बदलने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स का केस कहीं ना कहीं जरूरी होता है, नहीं तो बॉडी की अवस्था नहीं बदलेगी। एक्सप्लोरिंग फोर्स में अभी देखो, सामान्य रूप में किसी वस्तु पर एक से अधिक बल लगे हो सकते हैं, तथापि वस्तु पर इनका प्रभाव नेट बल के कारण ही होता है। मान लो अब जैसे रस्सी के खेल में हमने देखा ना, ये बच्चे हैं, ये लगा रहे हैं, इसको 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं, ये 10 न्यूटन लगा रहे हैं और ये 5 न्यूटन लगा रहे हैं। तो ओवरऑल इस साइड जो फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, ये सबका जोड़ोगे तो कितना होगा, 35 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, इधर टोटल फोर्स इस रस्सी को खींचने में तीनों बच्चे मिलकर 35 लगा रहे हैं। अब ये इधर जो लगा रहे हैं, मान लो ये लगा रहे हैं, ये थोड़ा फोर्स पूरी तरीके से नहीं लगा रहा है, ये लगा रहा है मान लो 5 न्यूटन, ये लगा रहा है 15 न्यूटन और ये भी लगा रहा है 15 न्यूटन। ठीक है, तो अब इधर का फोर्स आप देखोगे ना, तो इसमें भी इतना ही है, 5 + 15 कितना होगा, 35। नतीजतन यहां नेट फोर्स जो होगा ना, ये तो जीरो हो जाएगा। जितना लेफ्ट में लग रहा है उतना राइट की तरफ लग रहा है, समान बल। ये बैलेंस फोर्स का केस है, कोई इधर से उधर टसमस नहीं होगा। लेकिन अगर इसी में मान लो ये लोग ज्यादा छोटे बच्चे हैं ऑल दो, और ज्यादा जोर लगाया और इन्होंने कुल मिलाकर के अपने फोर्स की ताकत को बढ़ा करके 70 न्यूटन कर दिया, और इनका 60 ही रहा, इन्होंने भी जोर लगाया लेकिन इनका 60 भी रहा, तो ऑब्वियसली ये सारे इधर की तरफ गिर जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगा ये 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन के हिसाब से इस पे एक्शन हो जाएगा। यानी कि ये 60 लग रहा है, ये 70 लग रहा है, लग रहा है ये 70, लेकिन 60 तो बैलेंस हो रहा है ना, ओवरऑल नेट फोर्स यहाँ पे 10 ही होगा। दोनों का डिफरेंस जो होता है वो नेट फोर्स होता है। अगर बराबर होगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो किसी वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। देखो इधर ही लग रहा है, ये भी इधर ही लग रहा है, ये भी इधर ही लग रहा है, ये भी इधर लग रहा है, 10 20 और 5 ये जुड़ गया, तो ये टोटल फोर्स इधर एक साइड हो गया, 35 हो गया। इधर वाला इस डायरेक्शन में जो फोर्स एक ही दिशा में लग रहा है ये जुड़ गया, 35 हो गया। लेकिन ये इस डायरेक्शन का फोर्स और इस डायरेक्शन का फोर्स अलग अलग हो गया ना। अगर किसी चीज को, ये जैसे मान लो ए नाम का एक बक्सा है, आप भी खींच रहे हो, एक्स भी खींच रहा है, वाई भी खींच रहा है और जेड भी खींच रहा है, तो तीनों का फोर्स ऐड हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई पी नाम का व्यक्ति इसको दूसरे डायरेक्शन में खींच रहा है तो यहां अब ये माइनस हो जाएगा, ऐड नहीं होगा, है ना। तो ये बात यहां पे लिखी है, और इस चीज से हमने इसको समझाया भी है कि किसी वस्तु पर अगर एक ही दिशा में बल लग गया तो वो जुड़ जाते हैं। स्मरण कीजिए क्रियाकलाप 11.2 में जब आप तथा आपके मित्र ने भारी संदूक को एक ही दिशा में धकेला था तो क्या हुआ था, मतलब कोई क्रियाकलाप होगा, आपने भी फोर्स लगाया इधर की तरफ एक ही डायरेक्शन में और मैंने भी लगाया, पी ने भी लगाया, तो आपने लगाया 50, मैंने लगाया 20, तो टोटल इस संदूक पे लगा जो फोर्स है वो 70 न्यूटन हो जाएगा। लेकिन अगर आप इधर की तरफ 50 लगा रहे हो और मैं इधर की तरफ 70 लगा रहा हूं तो फिर ये जुड़ेगा नहीं। इस संदूक पे जो नेट फोर्स होगा ना, दोनों का डिफरेंस होगा, ये सिर्फ 20 होगा, 70 और 50 का डिफरेंस 20 होगा। तो संदूक इधर की तरफ जरूर मूव करेगी लेकिन सिर्फ 20 नेट फोर्स के प्रभाव से मूव करेगी। यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इन पर लगने वाला जो नेट फोर्स है ना, ये दोनों के बीच के अंतर के बराबर होता है। तो पहले केस में हमने तो जोड़ दिया, लेकिन दूसरे केस में हमने क्या किया, माइनस किया। एक बल इधर लग रहा था, एक बल इधर लग रहा था। इसी तरीके से ये सभी बल को हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि ये सब एक ही डायरेक्शन में लग रहा था। इनको क्यों जोड़ा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लग रहा था।
लेकिन अगर इनकी और इन बल की बात करें तो ये इधर लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स तभी तो 10 हो गया, डिफरेंस आता है। मुझे लगता है ये पॉइंट आपने समझ लिया है, इसमें और क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में लगने वाले बल बराबर हो तो उस पर लगने वाला नेट बल शून्य होगा। हाँ जी, इसके ऊपर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, दिस इज F2, और इसके ऊपर विपरीत दिशाओं में F1 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स जो है ये 0 है, बॉडी मूव ही नहीं करेगी, फोर्स ही नहीं लग रहा है, मतलब नेट फोर्स ही नहीं है, ऑल दो फोर्स काम कर रहा है। इस प्रकार हमने सीखा कि बल एक दूसरे से बड़ा या छोटा हो सकता है और बल की प्रबलता या स्ट्रेंथ प्रायः इसके परिणाम से मापी जाती है कि कितने न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसकी ताकत उसी से पता चलता है। एक पे 10 न्यूटन का लग रहा है, एक पे 50 न्यूटन का लग रहा है, तो 5 गुना है 10 से। बल के बारे में बताते समय हम उस दिशा का उल्लेख करना भी हमें चाहिए जिस दिशा में बल कार्य करता है। डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो फिर सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होता है तो कैसे बल पे एक्शन करते हैं, कैसे माइनस करते हैं वो जरूरी है, और सेम डायरेक्शन है तो कैसे जोड़ते हैं वो जरूरी है, और डायरेक्शन ही पता नहीं होगा तो बहुत सारे बलों में से कैसे जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, ये पता ही नहीं चलेगा। याद रखिए, यदि किसी लगाए गए बल की दिशा या परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड में, स्ट्रेंथ में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाता है। अगर मान लीजिए बल की दिशा बदल जाए, तो अभी हमने देखा ना कि इस डायरेक्शन में एक 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक 20 न्यूटन का, तो इस पे लगने वाला फोर्स 70 न्यूटन होगा और इसका रिजल्ट इस अनुसार होगा, बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी, मतलब इधर की तरफ मूव करेगी, धक्का दिया जा रहा है। लेकिन एक बल इधर लग रहा है और एक बल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स 20 है, तो इसका रिजल्ट 20 के हिसाब से आएगा। तो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। मुझे लगता है ये पॉइंट आपने समझ लिया है। तो ये सबसे कुछ बेसिक पॉइंट थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में और कुछ चीजों को जानते हैं, क्योंकि हमें इस चैप्टर में बल भी पढ़ना है और दबाव भी पढ़ना है। तो पहले बल को खत्म करते हैं, पहले पढ़ के। बल किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। हाँ जी भाई, बिल्कुल कर सकता है। आपको पता है ना, एक बॉक्स है और इस पे टिंकू फोर्स लगा रहा है और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी चल रही है, ठीक है। और इसी पे मोनू आकर के 50 न्यूटन का फोर्स लगा ले, तो कहीं ना कहीं और तेजी से आगे बढ़ेगी, ये तो आप जानते ही हैं। अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी, ये बॉक्स स्थिर थी तो ये मोशन में आ सकती है। रेस्ट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रेस्ट टू मोशन बल के कारण हो सकता है। और मोशन में चलने वाली बॉडी पे आप ब्रेक लगाओ तो भी हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, दिशा बदल सकती है, अवस्था बदल सकती है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में हम ये देख चुके हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन सुझाते हैं कि किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा उसकी चाल यानी स्पीड बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो वस्तु की चाल बढ़ जाती है। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट ये पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक कार है और कार अपने इंजन के कारण मान लो चल रही है, इधर चल रही है, मोशन इसका ये। अब 4 लोग मिलकर के इसी डायरेक्शन में बल लगाना शुरू कर देते, तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ जाएगी ना कार की। बोलो हाँ, यही तो लिखा है कि जिस दिशा में बॉडी पहले से चले उसी दिशा में आप बल लगाते हो तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन मान लो ये कार ऐसे चल रही है, इसकी दिशा ये, लेकिन आप इसे खींच रहे हो, फोर्स आप इधर लगा रहे हो, तो कहीं ना कहीं स्पीड डाउन हो जाएगी। अगर आप विपरीत बॉडी की चाल के अपोजिट फोर्स लगाते हो तो गति स्लो हो जाती है। तो ये बात अगर ऐसे लिखी हुई अवस्था में आ जाए तो आया हुआ ये प्रश्न तो याद रखना है, यदि लगाया गया बल गति की दिशा में हो तो चाल बढ़ती है। कॉमन सेंस लगाओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि बल वस्तु की गति की दिशा के विपरीत में लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाती है, ठीक है ना। तो बॉडी अगर चल रही है आगे और अपोजिट फोर्स लग रहा है तो गति स्लो, और उसी दिशा में और कोई फोर्स लग जाए तो गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब बॉडी की गति बढ़ेगी जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, सेम स्पीड मोशन डायरेक्शन में लगेगा।
अच्छा, मैं कहता हूं कि अगर ये कार चल रही है रोड पे और इसकी गति है 20 kmph, अभी इस डायरेक्शन में चल रही है, और अगर हवा की रफ्तार इधर हो जिस डायरेक्शन में कार जा रही है, तो ऑब्वियसली इसकी गति कहीं ना कहीं पहले से बढ़ जाएगी या थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा इसको। लेकिन अगर हवा अपोजिट चले तो सोचो क्या होगा। तो ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। सो बहुत सारे क्रियाकलापों कर लेने के बाद अल्टीमेटली हमारे सामने ये तथ्य उभर के सामने आ गया है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में हम ला सकते हैं बल के द्वारा। बिल्कुल। किसके द्वारा? बाय फोर्स। किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। किसी गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है? हाँ, दिशा में भी परिवर्तन कर सकता है। जैसे बल्ला बैट बॉल का खेल आपने देखा है ना, फुटबॉल का खेल देखा ना। मान लो इसके पास बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में, जैसे ये फोर्स लगाएगा बॉल इधर चली जाएगी। आपके पास फुटबॉल आ रहा है ऐसे और आपने किक मार दिया, मे भी फुटबॉल इधर चली जाएगी। तो ये भी तो होता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन, यस। इनमें से कुछ प्रभाव या सभी प्रभाव अलग अलग प्रकार अलग अलग तरीके से बल लगाने के बाद उत्पन्न हो सकता है। ये बात आप याद रखते हैं, जानते हैं, अधिक अच्छे तरीके से पता है। और याद रखना यह आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, या तो गति बदल दे, या अवस्था बदल दे, या फिर दिशा बदल दे, आकृति बदल दे, या सभी कुछ कर दे, ऐसा हो सकता है। एक से ज्यादा प्रभाव उत्पन्न कर सकता है, लेकिन तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। ये नॉर्मल सी बात यहां पे लिखी हुई है, लेकिन बड़ा काम की चीज है ये। मतलब ये कि अगर चेंज करना है तो फोर्स लगाओ। सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं। परिवर्तन करना है तो बल लगाओ, अवस्था बदलना हो, स्पीड बदलना हो, बल लगाओ। लेकिन अगर बल लगता है, अगर फोर्स लगता है, तो इसका यह मतलब नहीं कि परिवर्तन हो ही जाएगा। आप समझ रहे हो? परिवर्तन के लिए बल चाहिए ही चाहिए, लेकिन बल लगने से परिवर्तन हो जाए जरूरी नहीं है। वो तो डिपेंड करता है कौन सी बॉडी है, कैसे। आप दीवार पे मैं अपनी ताकत से एक बिल्डिंग पे पूरा फोर्स लगाऊंगा, कुछ होने वाला है? नहीं होगा ना, अवस्था नहीं बदलेगी ना। तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं, शायद मेरे फोर्स से अवस्था नहीं बदलेगी। अगर उस बिल्डिंग को आपको गिराना है, उस बिल्डिंग को हटाना है, तो बल ही ये काम कर सकता है, शायद मैं नहीं कर सकता। बुलडोजर लगाओ, कर देगा वो। तो ये लाइन का मतलब यही है कि चेंजेस is due to force. But if you applying a force on a particular system, that doesn't mean it change is going to happen. जरूरी नहीं है चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारे अगर मगर चीजों पे डिपेंड करता है। अब मान लो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और चेंज के लिए 50 एक्सपेक्टेड है, 50 की जरूरत है, तो आपने तो 5 न्यूटन लगाया लेकिन चेंज नहीं हो रहा है। तो करेगा तो कोई फोर्स ही चेंज करेगा, लेकिन शायद 5 न्यूटन से नहीं होगा, 50 से होगा। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है कि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, बल चाहिए चाहिए, लेकिन बल लगने का यह मतलब नहीं कि प्रभाव आएगा ही आएगा। हो सकता है ना भी आए, बल की मात्रा कम हो। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपनी गति में नहीं आ सकती, ठीक बात है। अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकते। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम बल लगाएंगे तो सब कुछ होना ही है। बोला ना, हल्का बल लगाओगे कुछ नहीं होगा, होगा तो बल से ही होगा। तो वो कितना, कहाँ, किस वस्तु पे लग रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे फोर्स की बात कर लेते हैं जिन्हें हम लोग संपर्क बल कहते हैं। देखो, दो प्रकार के फोर्स होते हैं। एक होते हैं इस केस में संपर्क के आधार पर, एक होता है संपर्क बल, और दूसरा होता है गैर संपर्क बल, जिसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। इसको कहते हैं कांटेक्ट। देखो, नाम इटसेल्फ बताता है। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं ना जो
आपस में संपर्कित वस्तुओं के बीच में काम करता है, दूर से काम नहीं करते। दो बॉडी के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होगा, देन वो फोर्स काम करेगा। और कुछ बल ऐसे होते हैं ना जो दूर से काम करते हैं। सोचो आप, जैसे यहाँ पे इस जगह पे आपको संपर्क बल के 3 एग्जाम्पल दिख रहे हैं, 1 2 3, और भी हो सकते हैं। ये घर्षण बल है। शायद आप जानते होंगे कि घर्षण बल क्या होता है। जैसे इस चलते हुए गाड़ी के पहिए और रोड के बीच, पहिया प्लस रोड, पहिया मूव कर रही है फोर्स के कारण, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन मोशन के अपोजिट एक कांटेक्ट अपोजिट फोर्स काम करते हैं जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। पहिए और सड़क के बीच में फिजिकल संपर्क है और वहां उस दौरान एक विरोधी बल काम करता है जिसे घर्षण बल कहते हैं, और वो गाड़ी की स्पीड को स्लो करने का प्रयास करता है ना। तो ये घर्षण जो है ना, घर्षण बल, ये संपर्क के द्वारा के वजह से ही काम कर रहे हैं। दो बॉडीज के बीच में संपर्क है, घर्षण बल काम करे, संपर्क बल है। ये स्प्रिंग फोर्स आप देख लो दूसरे विजुअल को, ये इसमें दबा के इसको रखा गया है, या सपोज कुछ ऐसे बांध दिया है इसको, बक्से को, इसमें स्प्रिंग लगा, जैसे ये खोलेंगे ये तेजी से खिलौना ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ये तो फिजिकल कांटेक्ट है ना, इसमें दूर से तो नहीं काम कर रहे, फिजिकल कांटेक्ट है और उसी तरीके से काम कर रहे। आप किसी चीज को उठाते हो, लिफ्ट करते हो, अपना मसल्स फोर्स यूज करते हो, तो ऐसा थोड़ी होता कि आपने सोचा कि ये उठ जाए हवा में, वो उठने लगेगा दूर से ही आपने सोचा, ऐसा नहीं होता। आपको किसी चीज को उठाना है, किसी चीज को फेंकना है, तो उसको हाथ में लेना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पेशीय बल जिसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सब कांटेक्ट फोर्स है। लेकिन खुद सोचो, अगर मैं आपसे कहता हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम सुना है ना, ये पेड़ है और इसमें फल लटके हैं और ये धरती है, अर्थ है। अगर ये फल किसी वजह से डिटैच हो गया, टूट गया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आप नीचे गिर जाता है। अगर नीचे गिरते हुए किसी बॉडी और पृथ्वी के बीच एक फोर्स काम करता है तो उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल काम कहते हैं। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल दूर से काम कर रहा है ना, ऊपर गिरती हुई हर एक बॉडी और पृथ्वी के बीच एक बल लग रहा है, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं कि वो बॉडी पृथ्वी पे आएगी, संपर्क होगा तभी गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, दूर से ही काम कर रहा है, तो इसको गैर संपर्क बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण एक हो गया। और सोचो गैर संपर्क क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं, मान लो एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एक दूसरा मैग्नेट है, ये M1 है और ये M2, इसका ये नॉर्थ है, इसका साउथ है। अगर इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के पास, संपर्क में नहीं लाना है, एक दूसरे के पास लाना है, तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ खींचने लगता है ना। इसके लिए जरूरी थोड़ी है कि दोनों मैग्नेट का संपर्क हो, दूर से ही काम करता है ना। एक चुंबक दूसरे चुंबक को दूर से ही आकर्षित करना शुरू कर देता है या विकर्षित करना शुरू कर देता है। तो ये जो चुंबकों के बीच लगने वाला फोर्स है, ये दूर से काम कर रहा है, तो इसको गैर संपर्क बल कह सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कोई एक पार्टिकल है, इस पे प्लस चार्ज है और कोई एक दूसरा पार्टिकल है माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच अपोजिट चार्ज है, आकर्षण बल काम करेगा, वो भी दूर से। ये प्लस के ऊपर माइनस आ जाएगा तभी काम करेगा, ये सही नहीं है, दूर से भी काम कर सकता है। तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, चार्ज की वजह से जो लगता है स्थिर विद्युत बल, और चुंबक के बीच जो लगता है वो चुंबकीय बल है। तो चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये दूर से काम करता है, इसको गैर संपर्क बल कह सकते हैं। बाकी ये जो तीन है, ये संपर्क बल है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। और अन्य प्रकार के संपर्क बल भी है, उनका पता लगाइए, पता लगा चुके हैं। और ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जब हम किसी वस्तु, जैसे कि अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं, पानी की बाल्टी उठाते हैं, तो बल कहां से आता है, हमारी मांसपेशियों द्वारा लगता है। पेशीय बल यही तो है। आप किसी चीज को धक्का दे रहे हो तो भी मस्कुलर फोर्स लग रहा है ना, उठा रहे हो तो भी, फेंक रहे हो तो भी, ये सब मस्कुलर फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। घर्षण देख लो, अभी समझा चुका हूं मैं, संपर्क नहीं होगा तो घर्षण काम ही नहीं करेगा। तो घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है। हर एक बॉडी जो चल रही है किसी दूसरे बॉडी के सतह पे, तो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है जो इस गति को स्लो करता है। अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो गति धीरे हो जाएगी, फ्रिक्शन कम तो गति तेज रहेगी। तो घर्षण बल
सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इनकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। अगर मान लीजिए कार चल रही है, रोड पे गाड़ी चल रही है और गाड़ी इस दिशा में चल रही है ना रोड पे, तो पक्का है फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट दिशा में लगेगा। जिस दिशा में बॉडी चलती है उसके अपोजिट लगता है, तभी ये फ्रिक्शन रोकने का प्रयास करता है, बॉडी की गति को धीमा करता है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। इस बल के बारे में आप अधिक जानकारी मतलब अगले क्लास लेक्चर में करेंगे। 12वीं चैप्टर में, 11वां चैप्टर चल रहा है। बहुत सारे उदाहरणों से हम घर्षण बल की अवधारणाओं को देख सकते हैं। रोड पे चलती हुई गाड़ी की बात कर लो या फिर किसी रोड पे चलते हुए किसी वस्तु की बात कर लो, है ना। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण, जो भी एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं तो घर्षण बल हो सकता है। घर्षण कहीं ना कहीं गति को स्लो कर देता है। फर्श तथा गेंद के सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को रोकता है। घर्षण के कारण ही एक बॉडी जो धीरे धीरे चल रही है वो रुक जाती है। अगर घर्षण ना हो तो बॉडी चलती ही रहे। इसी प्रकार पानी तथा नाव के सतहों के बीच भी घर्षण है। अगर घर्षण ना हो तो नाव को खेना बंद भी करेंगे तो नाव चलता ही रहेगा। घर्षण से ही बॉडी रुकती है, ऐसे हम कह सकते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ऑलरेडी मैं आपको 3 फोर्स का एग्जांपल बता चुका हूं। एक गुरुत्वाकर्षण बल, बोलो हाँ, दूर से काम करता है ना जी, समझा चुका हूं ना। किसी को कोई कंफ्यूजन? दूसरा वो चार्ज वाला जो फोर्स है, प्लस माइनस या माइनस प्लस के बीच या प्लस प्लस के बीच, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी तो दूर से काम करता है ना। स्थिर विद्युत बल, बोलो हाँ। तीसरा क्या था? मैग्नेटिक, चुंबकीय बल, ये भी दूर से काम करता है। इससे कॉमन एग्जांपल क्या होगा गैर संपर्क का? सबसे कॉमन एग्जांपल है, देखो चुंबकीय बल। देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल एक दूसरे को अभी ये खींच रहा है, संपर्क हो गया तो भी ठीक है, लेकिन दूर से भी तो ये खींचते हैं ना। अगर नॉर्थ के पास नॉर्थ पोल लाओगे तो ये रिपेल करता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्सन होगा। अगर ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल लाएंगे तो आकर्षण, लेकिन एक मैग्नेट के नॉर्थ के पास दूसरे का नॉर्थ लाएंगे तो दूर फेंकेगा, है ना। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी, क्योंकि लोहा भी चुंबकीय पदार्थ है तो वो भी चुंबक की तरफ खिंच जाता है। तो चुंबक के ऊपर लोहा अगर आएगा तभी ये बल काम करेगा, ऐसा सही नहीं है। लोहा दूर भी हो तो भी चुंबक उसे अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है, ठीक है ना। तो कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के बीच समान ध्रुव एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। नॉर्थ नॉर्थ प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। हाँ, ये खींचना, आकर्षण मतलब खींचना और प्रतिकर्षण मतलब धक्का देना, तो यही तो है, बल ही तो है ये। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए इन चुंबकों के बीच संपर्क में लाना पड़ता है? नहीं, दूर से भी ये काम करता है। तो ये गैर संपर्क बल है, बिना संपर्क में आए ही काम करता है, ठीक है ना। स्थिर विद्युत में वही है, देखो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और माइनस माइनस रिपल्सन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों तरह के होते हैं। आकर्षण खिंचाव, प्रतिकर्षण धक्का, है ना। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में ना होने पर भी यह बल काम करता है, दूर से काम करता है। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गैर संपर्क बल या असंपर्क बल का एक एग्जाम्पल है। गुरुत्वाकर्षण में ऑलरेडी समझा चुका हूं। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। तो पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, दूर ही है, तब भी गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए कोई भी वस्तु गिरती है क्योंकि वो अपनी पृथ्वी उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम
सभी पर हर समय बगैर जानकारी के लिए लगातार काम करता रहता है। इसी के कारण, गुरुत्व बल के कारण हम जमीन पे मौजूद है कहीं ना कहीं। जैसे हम कोई नल खोलते हैं तो पानी अपने आप नीचे की तरफ आता है, छत से कोई चीज ऊपर फेंक दो तो अपने आप नीचे की तरफ आता है, क्योंकि पृथ्वी मौजूद है ना, ये खींच रही है हर चीज को अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहती है वगैरह वगैरह। ठीक है ना। गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी भी बॉडी जिसमें मास हो ना, दो मास युक्त बॉडीज के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ज्यादा मास की बॉडी होगी तो ज्यादा, कम होगी तो कम। तो ये भी दूर से फोर्स काम करता है ना। एक चीज आपने देखा, अभी मैंने गैर संपर्क बल में ना 3 फोर्स की बात की। एक ग्रेविटेशनल फोर्स जीएफ, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ईएसएफ शॉर्ट में लिख रहा हूं, और तीसरा मैग्नेटिक फोर्स एमएफ। आपको पता है इन दोनों फोर्स में इसका नेचर क्या है? प्रकृति इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक में दो तरह का ये फोर्स होता है। ये या तो अट्रैक्शन हो सकता है या रिपल्सन। ये छोटी चीज है, लोग ध्यान नहीं देते, आप ध्यान दे दो। ये आकर्षण भी हो सकता है। कब? आपको पता है, अगर अपोजिट होगा तो आकर्षण, और सेम होगा तो रिपल्सन। तो ये दो तरह के होते हैं, ड्यूअल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्शन नेचर का होता है, सिंगल नेचर होता है इसका। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रतिकर्षण वाला नहीं होता, ये आपने सुना होगा। इससे एक बहुत बड़ी चीज जुड़ी हुई है, क्या? कि जो फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं ना, वो क्यों लगता है? मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से। तो जो फोर्स द्रव्यमान के कारण लगता है उसका नेचर एक ही होता है, सिंगल नेचर। इसलिए मास का नेचर भी सिंगल ही होता है, मास मास होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। लेकिन जो चार्ज की वजह से फोर्स लगता है, चूंकि वो दो नेचर का होता है, इसलिए चार्ज भी दो नेचर का होता है इनडायरेक्टली। एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। कभी मास के बारे में आपने सुना है कि एक प्लस मास होता है, एक माइनस मास? नहीं होता है, क्योंकि मास के कारण जो फोर्स लगता है उसका नेचर ही एक ही होता है, वो सिंगल अट्रैक्शन टाइप का होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट चार्ज का नेचर भी दो होता है। और मैग्नेटिक पोल्स भी दो तरह के होते हैं, नॉर्थ साउथ, ये भी आप जानते हैं। तो इसीलिए इनके बीच भी दो तरह का फोर्स लगता है। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी थी, याद रख लेना है आपको। फिलहाल ये सेशन अभी डन है, इसका अगला हिस्सा पार्ट 2 अगले क्लास में करवाऊंगा मैं। लेकिन जाने से पहले आपको क्या बोलूंगा कि इस सेशन को लाइक करो सभी लोग, चैनल सब्सक्राइब करो वो सब लोग जिन्होंने अब तक नहीं किया, और जिन्होंने कर लिया थैंक यू वेरी मच। साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ ना, बस प्रेस कर दो, इतना काम करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। नीचे दिखाओ ना सब्सक्राइब कहीं पे, जहाँ पे आप देख लो, बस उसको प्रेस कर दो। बस क्या, इसमें पैसे थोड़ी लगते, बस एक बार बटन प्रेस करना है, मतलब एक बार प्रेस करना है, बटन नहीं है वो, तो स्क्रीन पर टच करना है। हो गया सब्सक्राइब, करो अभी। बाकी बाकी क्या, डन। एक क्लास हुई है, एक और क्लास होगी इसमें, उसमें हम प्रेशर वगैरह की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।